बहू का ब्लाउज वाली मेहंदी। शीला आज के जमाने की मॉडर्न बहू थी। उसे हर वो ट्रेंडिंग चीजें फॉलो करने की आदत थी जो कि ट्रेंड में हो, मगर इन चीजों की वजह से वो ये भूल जाती थी कि वो शादीशुदा है। ससुराल के प्रति एक बहू, एक पत्नी होने के नाते उसकी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। ऐसे ही एक दिन शीला इंटरनेट पर देखती है कि मेहंदी वाले ब्लाउज बहुत ट्रेंड में है। उस ब्लाउज को देख शीला मुस्कुराते हुए कहती है, अरे ये क्या, ब्लाउज में मेहंदी का डिजाइन, ये तो बहुत यूनिक लग रहा है। इसे ट्राई करना तो बनता है। वैसे बहुत ही क्रिएटिव माइंड वाले इंसान ने इस मेहंदी वाले ब्लाउज का डिजाइन क्रिएट किया है। कुछ भी कहो, मुझे तो बहुत पसंद आया। अब तो मैं इस मेहंदी वाले डिजाइन का ब्लाउज बनवा कर ही रहूंगी। कहीं आसपास के सभी लोग फिर मुझे अपनी नजरों में न बसा ले, हर कोई मुझे देखता ना रह जाए। सबके दिलों पर मैं सिर्फ और सिर्फ शीला का नाम होना चाहिए, क्योंकि शीला है ही इतनी सुंदर। थोड़ी देर बाद शीला की सास देविका वहाँ आती है और शीला से कहती है, अरे बहू, घर में ना एक हफ्ते बाद सत्यनारायण की पूजा है, तो थोड़ी साफ सफाई करनी है और पूजा पाठ में जो भी सामान लगने वाला है उन सब का इंतजाम करना है। तू जरा घर के काम के प्रति अपना ध्यान लगा ले। दिन भर फोन चलाने से कुछ नहीं होगा। और हाँ, पूजा में पहनने के लिए अपने लिए एक अच्छी साड़ी ले लेना। और बहू, समय बिल्कुल नहीं है, इस पूजा में सभी रिश्तेदार भी आएंगे। लेकिन माँ जी, ऐसी क्या आन पड़ी थी आपको अचानक से कि सत्यनारायण भगवान की पूजा करवानी है? मेरा मतलब है, कुछ जरूरी है क्या? बहू, ऐसा जरूरी नहीं है कि जब हमें जरूरत हो तभी हम पूजा करवाए या फिर पूजा करें। जरूरत पर की गई पूजा और भक्ति कभी सफल नहीं होती। दूसरी बात, जब से ये घर लिया है तब से हमने एक भी बार यहाँ सत्यनारायण पूजा नहीं करवाई है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा करवा लेते हैं। ठीक है माँ जी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं सारी चीजें समय पर कर दूंगी। और सबसे पहले तो आज मैं अपने लिए शॉपिंग करती हूँ, मतलब साड़ी वगैरह देख लेती हूँ। उसके बाद पूजा का सामान और पंडित वगैरह का इंतजाम कर दूंगी। हर काम उल्टे तरीके से ही करना है। पंडित के बारे में सब कुछ मैंने पता कर लिया है। पूजा का दिन भी फाइनल हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ तुझे मैं लिस्ट दे दूंगी, उस लिस्ट के हिसाब से पूजा का सामान लेकर आना है। खाने में क्या क्या बनेगा वह सब तुझे ही देखना है। फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज मैं जाकर अपने लिए साड़ी ले आती हूँ, उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या करना है। शीला अब उसी मेहंदी ब्लाउज के बारे में सोचने लगती है और एक सिलाई कढ़ाई और मेहंदी वाली सेंटर जाती है, जहाँ उसे दिव्या नाम की एक लड़की मिलती है जो कि उस सेंटर को चलाती थी। शीला दिव्या को मेहंदी वाली ब्लाउज के बारे में बताती है। तभी दिव्या बोलती है, मेहंदी वाले ब्लाउज का डिजाइन तो मैं बना दूंगी, लेकिन आप शादीशुदा हैं और कहीं ना कहीं शावली में रहती होगी, तो उस हिसाब से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये ना बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल है। मेरा मतलब है कि ये सिर्फ और सिर्फ टीवी एक्ट्रेस, सेलिब्रिटीज के ऊपर अच्छी लगती है और वे इन चीजों में ना आप कंफर्टेबल नहीं होगी। लेकिन हम जैसे नॉर्मल इंसान इन चीजों में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होते। तो मेरे हिसाब से ऐसी चीज लो जो आपको कंफर्ट जोन दे सके। अरे तुम्हारा काम है ब्लाउज बनाना, कंफर्टेबल है या नहीं है वो मेरे ऊपर है। तुम्हें किसने कहा इतना लंबा ज्ञान देने के लिए? देखिए मैडम, आपकी मर्जी है, बाकी मैं बना दूंगी। मुझे क्या, मुझे तो पैसे और काम से मतलब है। दिव्या के लाख समझाने के बाद भी शीला तो अपने ताव में थी। उसे वही मेहंदी वाला डिजाइन चाहिए था अपने ब्लाउज में। अब क्या था, दिव्या उसका ऑर्डर ले लेती है और कहती है, ब्लाउज का आगे का हिस्सा तो मैं बना दूंगी, लेकिन जिस दिन आपको ब्लाउज ले जाना हो उस दिन 3-4 घंटे पहले आना मेरे पास। 3-4 घंटे पहले आओ? लेकिन किस लिए? इसलिए मैडम, क्योंकि बैक साइड में पूरा डिजाइन मेहंदी से किया गया है, तो आपके पीठ पर मुझे मेहंदी से ही ब्लाउज का डिजाइन बनाना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा सा समय लगेगा और मेहंदी को सूखने का भी तो टाइम देना है ना हमें। अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊंगी। शीला बाला से घर आ जाती है और वो बार बार खुद को एक सेलिब्रिटी की तरह सोच रही थी और मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। अब तो पूजा में आए हुए सभी लोग सिर्फ और सिर्फ मुझे देखेंगे। किसी का भी ध्यान पूजा में नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ शीला की जवानी में लगा रहेगा। ऐसे ही अब घर में पूजा की तैयारी होना शुरू हो जाती है। सास बेचारी अकेले ही घर की साफ सफाई कर रही थी, तो वहीं शीला सिर्फ और सिर्फ अपने आप को निहारने में ही लगी रहती थी। वो ज्यादातर वक्त अपने आप को दिया करती थी। ऐसे में अब पूजा वाला दिन नजदीक आ जाता है। तभी सास शीला से बोलती है, सच में बहू, अगर तेरे भरोसे काम छोड़ दूं ना तो वह काम कभी पूरा ही नहीं होगा। आधे से ज्यादा काम तो मैंने किया है, तू है कि बस अपने आप को निहारने में लगी है। अरे कम से कम पूजा पाठ के प्रति लापरवाही तो मत किया कर। खैर ये सब छोड़ो, अब जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जा। माँ जी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं जल्दी से तैयार होकर नीचे आ रही हूँ।
थोड़ी देर में शीला वो मेहंदी वाला ब्लाउज पहनकर अच्छे से तैयार होकर नीचे आती है। सभी लोग शीला का ब्लाउज ही देख रहे थे, जो पूजा से उम्र में बड़े थे। उनकी नजरें शर्म से नीचे झुक गई थी। यहाँ तक कि पंडित भी अपनी नजर नीचे करके बैठ गए थे। सभी लोग शीला का मजाक बनाने लगे थे, कुछ तो उसे 4 बातें सुनाने में लग गए थे। शीला को बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। ये सब देखकर सास को भी बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, लेकिन वो सबके सामने कुछ नहीं कर पा रहे थे। शीला तुरंत अपने कमरे में जाती है और दूसरे कपड़े पहनकर अच्छे से नीचे आती है। थोड़ी देर बाद सभी लोग पूजा पाठ करके वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाने के बाद सास शीला से कहती है, क्या हो गया बहू, तूने कपड़े क्यों बदल दिए? तुझे तो मजा आता है ना ऐसी चीजें करने में, फिर अचानक से इतनी शर्म कैसे आ गई तेरे अंदर कि तूने कपड़े बदल लिए? माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। हर कोई मुझे एक अजीब नजरों से देख रहा था। मुझे नहीं पता कि ये सब करने के बाद कैसा रिजल्ट मिलेगा। मैं बस इतना ही सोच रही थी कि हर कोई मेरे ब्लाउज की तरफ देखेगा और मेरी तारीफ करेगा, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। बहू, फैशन को एक ना दायरे में रहकर भी दिखाया जाता है, लेकिन जब दायरा पार कर कर दिखाया जाए तो उसे बेशर्मी कहा जाता है। इसलिए हमेशा याद रखना, वह करो जो आपको आपके सामने अच्छा दिखाई दे और आपको कोई कुछ ना कह पाए। शीला को अपनी सास की बात समझ में आ जाती है। अब वो ट्रेंड को फॉलो करती है, लेकिन सिर्फ वही चीजें जो कि उसके लिए नुकसानदायक ना हो। तो चंदा से बहुत प्यार करता था। दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे। गांव के सभी लोग उनके प्यार के खिलाफ थे, लेकिन दोनों किसी भी हाल में एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। एक दिन नंदू की माँ अपने बेटे को समझाते हुए कहती है, बेटा नंदू, चीजों को समझने की कोशिश कर। तुम दोनों एक ही गांव के रहने वाले हो। एक ही गांव में रहकर उस चंदा से शादी करना तो मुश्किल है, क्योंकि एक ही गांव के रहने वाले लोग आपस में एक दूसरे को भाई बहन या फिर किसी और रिश्ते से जानते हैं। इसलिए भूल जाइए सब शादी वादी। करनी है तो दूसरे गांव की लड़की से शादी कर ले। माँ जिसे प्यार होता है उसी से शादी होती है। अब अगर चंदा ऐसी गांव की है तो क्या फर्क पड़ता है। रही बात भाई बहन के रिश्ते की, तो मैंने चंदा को कभी बहन नहीं माना है। बचपन से उसके साथ रहा हूँ, खेला हूँ, कूदा हूँ। वो मेरी दोस्त थी। धीरे धीरे मुझे उससे प्यार हो गया। अब आप लोग इस रिश्ते को समझने की कोशिश नहीं कर रहे, तो इसमें मेरी क्या गलती है? बेटा, तू बात क्यों नहीं समझता? अरे वे चंदा दिन भर लड़कों के साथ कभी कंचे खेलती है तो कभी कुल्ली ठंडा। वो क्या घर संभालेगी? अगर मेरे लिए बहू लाना चाहता है तो कोई संस्कारी लड़की लेकर आना, जो मेरे घर को संभाल सके। जीवन में कोई भी अच्छी बुरी परिस्थिति आए तो उस समय वह हमारे साथ रहे। ये चंदा तो शक्ल से ही किसी काम की नहीं लगती है। क्योंकि आप चंदा को अच्छे से जानती नहीं हो। मैं चंदा के साथ बचपन से रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है कि चंदा हमारे घर के लिए बिल्कुल सही है। वो घर और परिवार दोनों को अच्छे से संभाल लेगी। नंदू की माँ को घर के कामकाज करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। खुद की बढ़ती उम्र को देखते हुए नंदू की माँ गांव के सरपंच से नंदू और चंदा की शादी की बात करती है। सारी बातें सुनने और समझने के बाद सरपंच दोनों की शादी की रजामंदी दे देते हैं, जिससे गांव का कोई भी आदमी चाह के भी कुछ भी नहीं कर सकता था। ऐसे ही कुछ दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद चंदा बखूबी अपने ससुराल की जिम्मेदारी संभाल ही लेती है। ऐसे ही एक दिन चंदा रसोई में खाना बना रही थी, वो भी नीचे बैठकर रोटी बेल रही थी। अचानक से रसोई की छत टपकने लगती है। तभी चंदा अपनी सास को इस बारे में बताती है। अरे माँ जी, देखिए ना, रसोई की छत टपक रही है। रोटी बनाने में मुझे परेशानी हो रही है। अभी तो बारिश नहीं आ रही है, फिर भी ये सब क्या हो रहा है? 2 दिन पहले बारिश आई थी ना, इसलिए रसोई की छत पर थोड़ा पानी बच गया होगा, इसलिए छत टपक रही है। अब बारिश के दिनों में ये सारी दिक्कतें तो होगी ना। चुपचाप जाकर किसी तरह से रोटी बना, बहुत भूख लग रही है। माँ जी, अभी तो जैसे तैसे मैं रोटी बना दूंगी, लेकिन जो छत टपक रही है उसका तो कुछ जुगाड़ करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि मान लो बारिश बहुत ज्यादा होने लगी, फिर ऐसे में तो छत की मरम्मत कराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तू दहेज में कोई खास माल पानी लेकर आई है जो मैं छत की मरम्मत भी करवाऊं और तुझे खाना भी खिलाऊं? जैसा हमारा घर है उसी में तुझे गुजारा करना पड़ेगा। बहुत भूत चढ़ा हुआ है ना प्यार का, और अब भुगत। अरे माँ जी, इस घर में मैं अकेली थोड़ी ना रहती हूँ, मेरे साथ साथ आप लोगों को भी तो परेशानी होगी ना। इसलिए मैं कह रही हूँ कि छत की मरम्मत करवा दो, छत पर पन्नी बिछवा दो, ताकि बारिश आए तो हमें उससे थोड़ी राहत मिले। तेरा काम है घर का काम करना, कहाँ मरम्मत करानी है, कहाँ क्या करवाना है, वह मेरी जिम्मेदारी है। चुपचाप काम कर।
बेचारी चंदा चुपचाप अपने काम में लग जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अचानक जोर जोर से बारिश होने लगती है। चंदा की रसोई बहुत बुरी तरह से टपक रही थी। हर तरफ पानी ही पानी था। चंदा को खाना बनाने में बहुत परेशानी हो रही थी। वह फिर से अपनी सास के पास जाती है और उसे इस बारे में बताती है, जिसके बाद उसकी सास उसकी बात को अनसुना करते हुए कहती है, अगर रसोई में पानी भर गया है तो क्या रसोई में खाना नहीं बनेगा? अब तू कैसे बनाएगी वो तेरे ऊपर है। माँ जी आप ही बताओ मैं खाना कैसे बनाऊँ? पूरी रसोई में पानी भर चुका है। मैं पानी में खड़ी होकर कैसे खाना बना पाऊंगी? ये तो बहुत मुश्किल है। अरे तू क्या चाहती है कि तेरी जगह में मैं जाकर खाना बनाऊं? अगर तेरी यही इच्छा है तो मुझे साफ साफ बोल दे, मैं नंदू को इस बारे में बोल देती हूँ, क्योंकि तू तो नंदू की पसंद है ना। माँ जी अब कहाँ की बात कहाँ जोड़ रही है? छोड़ो आप, मैं जैसे तैसे खाना बना लूंगी। बेचारी चंदा पानी में खड़ी होकर खाना बना रही थी। उस बारिश के पानी में अनेक प्रकार की बीमारी वाले मच्छर पनप रहे थे और चंदा उसी पानी में खड़ी होकर खाना बना रही थी। 2 से 3 घंटे तक वह उसी पानी में थी और इस दौरान उसे बीमारी वाले मच्छरों ने पूरी तरह काट लिया था, जिसके बाद चंदा की तबीयत खराब हो जाती है। नंदू चंदा को पास के अस्पताल लेकर जा रहा था, जहां उसका बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी डॉक्टर उसका ब्लड टेस्ट कराते हैं। ब्लड टेस्ट में डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी आ जाती है। डॉक्टर चंदा को हॉस्पिटल में ही एडमिट कर लेते हैं। उस दिन तक चंदा हॉस्पिटल में थी और इस दौरान चंदा की सास को घर और रसोई दोनों अकेले ही संभालनी पड़ रही थी। हे भगवान, मेरे बस की नहीं है इस रसोई में खाना बनाना, क्योंकि इस रसोई में तो सच में बहुत गंदे गंदे मच्छर पनप रहे हैं। चंदा तो बीमार ही पड़ गई, कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी बीमार पड़ जाऊं। सही कहा था चंदा ने, अगर समय रहते मैंने उसकी बात सुन ली होती तो शायद उसकी तबीयत इतनी खराब नहीं हुई होती। बेचारी मुझसे बिना लड़ाई झगड़ा किए मेरी बात का उल्टा जवाब देने के बजाय मेरी बात को माना उसने और उस पानी में घंटों खड़े होकर खाना बनाती रही। सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। सास को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वे अपने बेटे नंदू से कहकर घर की पूरी छत बनवा देती है, ताकि बारिश का पानी घर के अंदर न आए। रसोई का पानी भी अब धीरे धीरे सूख जाता है। जब बारिश आने के बाद घर में पानी नहीं आता तो ऐसे ही कुछ दिन बाद चंदा भी हॉस्पिटल से घर आ जाती है। हॉस्पिटल से घर आने के बाद उसकी सास उससे माफी मांगती है और उससे कहती है, देख चंदा, तू चाहती थी ना कि मैं छत की मरम्मत करवाऊं, तो देख मैंने मरम्मत करवा ली है। बस पछतावा इस बात का है कि समय रहते नहीं कराया। अगर समय रहते करवा लेती तो शायद तेरी तबीयत इतनी खराब नहीं होती। सच में मुझे आज ना बहुत पछतावा हो रहा है अपने किए पर। तो मुझसे हमेशा कहती रही कि माँ जी छत की मरम्मत करवा लो, लेकिन मैं तेरी एक बात नहीं सुनी, सारी बातों को अनसुना कर गई। कोई बात नहीं माँ जी, देर से सही अगर आपको चीजें समझ आ गई वही बहुत है। बारिश आना, आंधी तूफान आना, ये सब हमारे बस में नहीं है, लेकिन जो चीज हम कंट्रोल कर सकते हैं उसे तो हम कर सकते हैं ना माँ जी। उसे करने में लापरवाही कभी नहीं करनी चाहिए। इस तरह से दोनों सास बहू मिलकर आपस में गले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को माफ करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ती हैं।